हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है बिगेस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री। जापान टू इन्वेस्ट $42 बिलियन इन इंडिया। भाई ये वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स का प्रशांत सर का, ठीक है। बिगेस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही है $42 बिलियन इससे की। पहले आई थिंक 10 बिलियन का था इससे जापान। पहले लगभग 10 बिलियन का आती रहती है। जापान की छोटे छोटे फॉर्म्स में बुलेट ट्रेन के लिए भी हमें 0.1 पे इंटरेस्ट रेट पे उन्होंने दिया था। तो अब ये वीडियो देखते हैं, लास्ट में करेंगे बात इस टॉपिक पे, ठीक है। और वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल को ना और भूलना। हम लोग अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार and welcome to World Affairs. I'm प्रशांत धवन, द बिगेस्ट जापानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज हिस्ट्री। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत आ चुके हैं और इनकी जो 2 दिन की इंडिया की विजिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब से ये पीएम बने हैं उसके बाद से आप अगर देखो तो इंडिया पहला कंट्री है जो जापान के पीएम ने विजिट किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्या है जापान के लिए। और ये साल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है फॉर बोथ इंडिया एंड जापान, क्योंकि दोनों देश सेलिब्रेट कर रहे हैं 70th एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और इसी विजिट के दौरान जापानीज मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि जापान अनाउंस करने वाला है $42 बिलियन, या फिर हो सकता है कि इससे ज्यादा की भी इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया। इससे पहले आप अगर देखो तो 2014 में जब उस वक्त के प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे इंडिया में आए थे, तब इन्होंने अनाउंस करी थी इंडिया में इन्वेस्टमेंट रफली 25 से लेकर $30 बिलियन के आसपास की। तो एक बहुत ही बड़ा जंप है। $42 बिलियन जापान इन्वेस्ट करेगा भारत में आने वाले 5 साल के लिए। नाउ ये सब जो इन्वेस्टमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी जियोपॉलिटिकल प्रेशर के आएगी। जापान भारत पे प्रेशर भी डालेगा कि देखिए एक इंटरनेशनल यूनिटी दिखाइए यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। बहुत अजीब लगता है कि क्वाड के सारे देश, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, यूएस हो, जापान हो, ये निंदा कर रहे हैं रशिया की। आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं और तो और अब तो आप रशिया से ऑयल ही परचेज कर रहे हो। तो जापान के पीएम ओपनली कह चुके हैं कि मैं यूनिटी का जो इशू है इस पर स्ट्रेस करूंगा ड्यूरिंग हिज इंडिया विजिट। ना इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान के भी क्या इश्यूज हैं रशिया को लेकर, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जापान से। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडिया और जापान का एक युद्ध अभ्यास होता है धर्म गार्डियन के नाम से। जो धर्म गार्डियन 2022 है, ये किस भारतीय स्टेट में हुआ था? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पंजाब, हरियाणा, केरला या फिर कर्नाटका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ ओवरऑल आप अगर देखो तो ये इंडिया और जापान का 14th एनुअल समिट है। फूमियो किशिदा जो आज के समय जापान के प्रधानमंत्री हैं, इससे पहले थे जापान के विदेश मंत्री और कई बार भारत में आ चुके हैं। मोदी जी से बहुत बार मिल चुके हैं। जब मोदी जी गुजरात के सीएम भी थे तब भी इनसे कुछ इनकी इंटरेक्शन थी। तो काफ़ी हद तक ये फेमिलियर है इंडिया से। इनको पता है कि इंडिया की नीड्स क्या है, इंडिया में क्या कैपेसिटी है, किस तरीके से जापान की इन्वेस्टमेंट्स इंडिया ग्रो भी कर सकता है इन द नियर फ्यूचर। और अगर हम बात करें प्योर इन्वेस्टमेंट्स की, मैं यहाँ पर वो नहीं बात कर रहा स्टॉक परचेज कर लिए, कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग कर ली। अगर हम बात करें स्टेबल इन्वेस्टमेंट्स की तो जापान भारत में 5वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। नंबर 1 पे यूजुअली आपको यूएसए ही दिखेगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक रिलीज की गई पिक्चर है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जापान रैंक्स 5th अमंग द मेजर इन्वेस्टर्स इन इंडिया। टोटल 36.36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है फ्रॉम जापान टू इंडिया। अब जो ये अमाउंट है इसमें एक ह्यूज बम्प आने वाला है आने वाले 5 सालों में। जो ये अमाउंट है ये आपको बढ़ के दिख जाएगा करीब 70 से लेकर $80 बिलियन के आसपास। और जापान की ज्यादातर जो ये इन्वेस्टमेंट्स, अगेन यहाँ पे आप मुझसे ये पूछोगे $42 बिलियन, ये हो गए करीब 3,23,000 करोड़ रुपए। तो ये जो अमाउंट है जापान इंडिया को कैसे देगा? क्या ये कोई लोन होगा? ये इन्वेस्टमेंट करेंगे कहाँ पर? देखिए, जापान प्राइमरली फोकस करता है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में। ऑलरेडी आपको बताऊंगा कि जापान प्रोवाइड कर चुका है अपनी टेक्निकल असिस्टेंस और ये लोग सॉफ्ट लोन भी दे चुके हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए, जो अभी तक अटका हुआ है। इस पर काम खत्म नहीं हुआ। पक्का किशिदा साहब यहाँ पे इंडिया में आके बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से खत्म करिए, हम चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट फिनिश हो, उसके बाद हम नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। फिर ये लोग 6 मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स इंडिया में बिल्ड कर रहे हैं इन अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। फिर जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, जो हम एक आपके लीजिए पूरा माल ढोने के लिए एक कॉरिडोर बना रहे हैं रेलवे के लिए, उसकी भी जो फाइनेंसिंग है ये जापान ही कर रहा है। तो जापान देखिए ओवरऑल इंडिया की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है। और इतना ही नहीं है,
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जापान की सरकार ही निवेश करती है भारत में, जो जापान का प्राइवेट सेक्टर है इनकी अलग से इन्वेस्टमेंट आती है। अभी फॉर एग्जांपल आप अगर देखें तो जापान की जो सुजुकी मोटर है ये इन्वेस्ट करेगी भारत में 1.3 बिलियन डॉलर्स, मतलब कि 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो इनकी तरफ से आने वाली है सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन के लिए। ये लोग चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर बने इंडिया, तो यहाँ पे जापान हमारी हेल्प कर रहा है। और जापान की गवर्नमेंट, इनका प्राइवेट सेक्टर मिलकर इंडिया में बना रहे हैं बहुत सारी जापान इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बनेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, जापानीज कंपनीज इन टाउनशिप्स में ही काम करेंगी। 2 टाउनशिप यहाँ पे बन रही है राजस्थान में, एक हरियाणा में, एक उत्तर प्रदेश में, एक आंध्रा में, गुजरात में बन रही है 2, फिर तमिलनाडु में 3 बन रही है, कर्नाटका में 1 है और फिर महाराष्ट्र में है। एक बार ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स बन गई तो मैं आपको ये बता रहा हूँ ये 42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आपको कम लगेगी। जापान एक प्रॉपर, आप कह लीजिए, इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए पहले बना रहा है एटमॉस्फेयर। इनकी कंपनीज और इन्वॉल्व हो रही है इंडिया में, ये पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं, बहुत सारी स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। एक बार इनके यहाँ पर पैर जम गए उसके बाद आप देखेंगे जापान विल प्रूव टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडियाज डेवलपमेंट। और ये मत भूलिएगा कि जापान इस सब के अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी इंडिया के साथ कोऑपरेट करेगा। जो लूपेक्स मिशन है जहां पर इंडिया और जापान दोनों भेजेंगे चांद पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोब, जिसके अंदर बेसिकली इंडिया का लैंडर होगा, जापान का रोवर होगा। यहां पर भी इसरो और JAXA मिलकर काम करने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया एंड जापान आर वर्किंग टुगेदर इन मेनी फील्ड्स। मगर रशिया का इशू बीच में आएगा। रशिया का इशू बिल्कुल जापान के लिए भी बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जापान आप अगर सोचे तो अकेला क्वाड कंट्री है जिसके जेन्युइन डिस्प्यूट है रशिया के साथ। ये मैं आपको दिखाता हूं मैप में। आप अगर जापान का मैप देखोगे तो नॉर्थ में आपको दिखेंगे बहुत सारे टापू। तो ये जो टापू है इनको कहा जाता है कुरिल आइलैंड्स। अब क्या है कि ये जो पार्ट है ये सब रशिया को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे टापू हैं जहाँ पर बोथ जापान और रशिया क्लेम करते हैं। उसके अलावा जापान और रशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अब तक प्रॉपरली शांति समझौता कभी लिखा नहीं है। तो टेक्निकली आप अगर देखो तो जापान और रशिया में पीस एग्रीमेंट नहीं हुआ, बस सीज फायर मेंटेन किया जा रहा है। तो जापान जब देखता है कि रशिया आज के समय किस तरीके से तबाही मचा रहा है यूक्रेन में, तो जापान भी काफ़ी हद तक चिंतित होता है। तो इसलिए जापान यहाँ पर यह चाहता है कि इंडिया भी आलोचना करे रशिया की। अब एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी आता है, एक तो ऑफकोर्स जापान की खुद की सिक्योरिटी का इशू है ही, फिर जापान यूजुअली USA की फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करता है उनके लेफ्टिनेंट की तरह। इंडिया ऐसा नहीं है, हम लोग USA की फॉरेन पॉलिसी को प्रॉपरली फॉलो करते नहीं हैं। हम अपने आप में एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है, ह्यूज इकोनॉमी है। हम काफ़ी बार अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं। इंडिया रशिया पे सैंक्शन लगाने के बजाय रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो इंडिया की आज भी थ्राइव कर रही है रशिया में। तो ये सब देखकर जापान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ने ही वाली है इन द फ्यूचर। और इंडिया के लिए देखिए, भविष्य में बहुत ही मुश्किल होगा रशिया को रेगुलरली सपोर्ट कर पाना, क्योंकि बाकी जो क्वाड देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, US, जापान, इनसे मल्टी बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में। इंडिया भी यहाँ पर यही अज्यूम करके अपनी फॉरेन पॉलिसी आगे बढ़ा रहा है कि इन सब कंट्रीज को ये पता है कि चाइना को कंटेन करना, चाइना को चेक में रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया को चेक में रखने से। और इंडिया ऑफ कोर्स यहाँ पर यही मानेगा कि चाइना का जो थ्रेट है ये जापान और ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो कि इस थ्रेट की वजह से ऑल टुगेदर ये लोग इग्नोर कर दे लॉन्ग टर्म में इंडिया का सपोर्ट टू रशिया। ऑफ कोर्स देखना यहाँ पर ये होगा कि इवेंचुअली होता क्या है। क्या रशिया यूक्रेन के बाद बाकी कंट्रीज पर भी अग्रेशन दिखाता है? अगर ऐसा हुआ देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया। इंडिया को भी कहीं ना कहीं आलोचना करनी होगी उस समय रशिया की। वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि धर्म गार्डियन 2022 रिसेंटली किस स्टेट में हुई थी? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, कर्नाटका में। यहाँ पर आप देख पाएंगे PIB का कटआउट है। एक्सरसाइज धर्म गार्डियन 2022 कल्मिनेट्स एट कर्नाटका। याद रखिएगा, काफी हद तक न्यूज में थी ये, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में। फॉर एग्जांपल आप अगर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ऑन बैंक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस, जो अनअकैडमी का आइकॉनिक कोर्स है। ये भी आप कर सकते हैं परचेज। प्रायोरिटी डाउट सॉल्विंग सेशन यहाँ पे आपको मिलेंगे। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं, फॉर एग्जांपल 390 रुपीज़ पर मंथ, ये पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यूज करिए कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। एंड फॉर जस्ट 351 रुपीज़ पर मंथ आप 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हैं बैंक एग्जाम्स की विद अनअकैडमीज आइकॉनिक कोर्स। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
ओके सर, वीडियो हो गई एंड। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जापान की अभी तक की $42 बिलियन की इंडिया में, ऐसा उनकी मीडिया क्लेम कर रही है। अभी अभी आज और कल की विजिट पे है, 19 और 20 मार्च की विजिट है। जापान और इंडिया की समिट होती है, हर साल होती है मेरे ख्याल से इस टाइम पे। तो उस पे आए हुए हैं, कौन आया हुआ है भाई? वहाँ के पीएम आए हुए हैं, क्या नाम है उनका? किशिदा फूमियो किशिदा। वो आए हैं। उनके बाद पहले जो शिंजो आबे थे, अभी उनकी तबीयत खराब है तो उनकी जगह पे ये है। लेकिन ये समझ जाओ कि अब शिंजो आबे ही चला रहे हैं गवर्नमेंट, अभी भी पावर उन्हीं के पास है। ये उनके एक तरह से क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोल लो आप, कि उन्होंने इनको दे रखी है अभी कि भैया तुम बन जाओ। तो अभी मेन गवर्नमेंट उन्हीं की है, तो उनके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। बाकी इंडिया से तो खैर जापान के काफी टाइम पुराने ही है। गाने भी हमारे तुमने सुने ही होंगे भाई सबने, मेरा जूता है जापानी, सबसे जापान की गुड़िया है लोग बच्चों को कहते थे। तो जापान काफी इंपॉर्टेंट देश है भारत के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों के लिए, टेक्नोलॉजी वाइज। और भारत के मतलब जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ पे इंडिया जो प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें जापान मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, एक तरीके से मतलब इन्वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल उनको पता भी है कि इंडिया मतलब कैपेबल भी है, और फ्यूचर में इंडिया और जापान का जो दोस्ताना है वो और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल। और इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही है कि बस दोस्त है तो हो रहा है, उन्हें पता है कि यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूंगा तो कल को डबल हो सकती है इन्वेस्टमेंट, ट्रिपल हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। इंडिया थ्राइविंग इकोनॉमी है इंडिया की, बढ़ती जा रही है। और जितने मैन फोर्स है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास इतने लेबर फोर्स है और इतने लोग हैं हमारे पास यार, कि और जिस स्पीड से हम लोग तरक्की कर रहे हैं पूरी दुनिया देख रही है। 42 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इनकी इकट्ठे आएगी, मुझे लग रहा है इकट्ठे आएगी या टुकड़ों में आएगी, ये भी बताया नहीं इन्होंने, बताया था। लेकिन इन्होंने जरूर बताया कि 2000 से लेकर 2020 तक जापान अभी तक शायद 3 लाख करोड़ रुपए दे चुका है, इंडिया को इन्वेस्ट कर चुका है। 3 लाख करोड़ की ये वाली है शायद। तो भाई देखो 2000 से 2021 की जो थी वो थी कुछ, हाँ मैंने देखा था कुछ $बिलियन की थी, काफी थी वो भी, 31 समथिंग कुछ की थी, ठीक है। और $1 बिलियन का मतलब 7700 करोड़ के आसपास होता है, जो भी डॉलर की वैल्यू चल रही है उस हिसाब से लगा लो आप, ठीक है। और इनसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी फिलहाल हमारे पास सऊदी अरब की भी आने वाली है या आ चुकी होगी। $100 बिलियन का उन्होंने घोषणा की थी, उनके प्रिंस ने, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने किया था कि हम करेंगे पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इंडिया के, एग्रीकल्चर में और बाकी जगहों पे इंडिया में निवेश करेंगे हम $100 बिलियन का। लेकिन जापान हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई सऊदी से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जरूरी है, इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया को, ठीक है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसी को कहते हैं, FDI के थ्रू आ रहे हैं सब, तो इन्वेस्टमेंट चलती है। एक आती है जो सिर्फ कंपनियों में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जैसे गूगल ने क्या किया है, जियो के साथ कोलैब करके कोई कुछ शेयर जियो के खरीद ले, ये हो गई। ये भी इन्वेस्टमेंट ही है, इंडिया में ही आई है, लेकिन ये हुई है प्राइवेट कंपनी के थ्रू। बेसिकली जो ये दे रही है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, जो ये इन्वेस्टमेंट है इसको बोलते हैं प्योर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सीधा गवर्नमेंट के हाथ में आएगी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है कि भैया इन्वेस्ट करना है, हम ये बना के देंगे आपको। जैसे इंडिया जो है अपना, हम लोगों ने क्या किया, हम लोग क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट एक निकाला है। हम लोगों ने क्या निकाला है, इंडिया क्या करता है, श्रीलंका को, मालदीव्स को, हमारे जितने छोटे छोटे देश हैं आसपास के जितने भी, हम लोग उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं कि आप $1 बिलियन तक या $2 बिलियन तक जितना भी होगा हम लोग फिक्स करते हैं, आप ये सामान हमसे लीजिए, बाद में वाले पेमेंट करते रहिएगा अपना। और ये सब भाई देखो, इन्वेस्टमेंट का फायदा ये भी होता है कि देखो अभी हम पे इन्वेस्टमेंट है जापान की, तो हमें थोड़ा एक तो यार सोचना भी पड़ेगा ना, जापान के लिए भी भला सोचना पड़ेगा और उनको भी हमारा भला सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। इसीलिए भारत पे अभी क्या, यूएस सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है इंडिया में। नंबर 1 पे यूएस है, जो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इंडिया में, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है भाई यूएस की अभी। उसके बाद फिर आ रही है आपकी सऊदी वगैरह की होंगी, गल्फ वगैरह की, जापान की है आपकी, और आपकी ऑस्ट्रेलिया की भी कुछ है आपकी, ऑलमोस्ट सारी मेजर कंट्री है ना, सबकी है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। तो ये पूरी बात है। और इसमें एक चीज और बताई गई है, इसमें की और बताई गई है कि इससे जापान और रशिया का ना थोड़ा सा, जापान का चाइना से भी है, चाइना से भी है। उनका एक द्वीप है वहां पे, आइलैंड, उसी द्वीप पे, नाम बोल रहा हूँ मैं, आपको नाम पता हो तो मेंशन कर देना भाई। एक द्वीप है वो, जापान भी क्लेम करता है और चाइना भी करता है। चाइना तो खैर पूरी दुनिया पे करता है, तो कहता है सूरज भी मेरा है, ठीक है। ऐसे रूस के पास इतना स्पेस है, फिर भी उनके पास जो आइलैंड है वो, उनका मानना है कि भैया हमारे बिलोंग करता है। जापान की जो पोजीशन है ना, अगर आप देखोगे तो वो एज अ मून नहीं होता, हाफ मून ऐसे करके फैला हुआ है। अब उसके कुछ टुकड़े तो हैं उसके आइलैंड, जापान के भी आप अगर जूम करोगे उसके मैप को, तो कुछ टुकड़े में आइलैंड उसके, जैसे भारत का आपका, हमारे कहाँ सेंट्रलीज रहते हैं, अंडमान कितनी दूर है हमसे, तो हमारे पास, हमारे कंट्रोल में। ऐसे ही जापान के कई सारे आइलैंड्स है वो उसके कंट्रोल में है, और कुछ उन्हीं आइलैंड के आस पड़ोस में भी और पड़ जाते हैं। तो
जो पानी की बाउंड्री होती है ना, जैसे महासागरों में भी क्षेत्र होता है कि 50 किलोमीटर तक हमारी बाउंड्री मानी जाएगी, उसके बाद फ्री होता है। मतलब कोई शिप अगर उस आपके रेंज के अंदर आ रहा है तो आपसे परमिशन लेकर, क्योंकि आपका घर के अंदर आ रहा है एक तरह से, वरना उसके बाहर होगा तो वो होता है इंटरनेशनल रूट फॉलो करते हैं लोग। ऐसे ही फिर जापान का भी जितना उधर का क्षेत्र है, अब दिक्कत ये है कि जापान इतनी क्लोज है कि जापान, रूस, आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया वो भी इसके पास है, और चाइना, ये 4 मेन है इनके आसपास जो लगते हैं। तो काफी विवाद चलता है इन लोगों का इसी की वजह से, इसलिए नेवी थोड़ी स्ट्रांग भी है जापान की। बाकी जापान को यार देखो प्रॉपर सपोर्ट हासिल है यूएस का। जब से यूएस ने उनपे बॉम्ब गिराया था, वर्ल्ड वॉर 2 में गिरा था या 2 में गिरा था मेरे ख्याल से, ठीक है, उसके बाद जापान को उठाने में भी भाई अमेरिका ने बहुत मदद करी। पर ये बात है कि पहले फोड़ दो फिर मदद करो तो फायदा क्या है, ठीक है। और जापान मतलब इसमें एक चीज और बताइए वीडियो में कि जापान जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो चाहते हैं कि इंडिया एक तरीके से मतलब जो बाकी कंट्रीज जो एकजुट होकर रशिया के खिलाफ थोड़ा बोल रही है ना, तो हो सकता हाँ क्वाड कंट्रीज जो है यूएसए होती है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और एक कौन सी, इंडिया। हाँ एक इंडिया। तो ये जो मतलब जब एकजुट होके मतलब रशिया के खिलाफ थोड़ा सा मतलब तरीके से प्रेशर बनाए, वही है कि रशिया के खिलाफ बनाओ। देखो भाई वही बात है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता, वही वाला हिसाब है। अभी जापान का भी एक तरह से दुश्मन ही मान लो। अब जैसे हमें भी अच्छा नहीं लगेगा भैया, चाइना जैसे हमारी चीजों पे क्लेम करता है, तो हम चाहते हैं कि चाइना के जितने भी, वियतनाम हो गया चाइना से एकदम 36 का आंकड़ा है, आपका मंगोलिया हो गया, इन लोगों से थोड़ा बाउंड्री जहाँ ताइवान का भी है बहुत, चाइना तो ताइवान को कहता है कि ये चाइना है, रिपब्लिक ऑफ चाइना की क्या बोलता है उसको, कुछ बोलता है उसका अलग नाम दे रखा है चाइना ने, प्रॉपर है, ताइवान नहीं बोलता वो सर। तो ये पूरी कहानी है। और देखो इन्वेस्टमेंट कब तक आती है, अभी तो इस पर डेवलपमेंट आएगी, या शाम को और न्यूज में देखना पड़ेगा कि क्या बात आगे हुई है, क्या पता। ये हर इन्वेस्टमेंट में ना जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है किसी भी भाई बिल्कुल, आपको कोई पैसा दे रहा है तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से तो दे रहा है, प्योर इन्वेस्टमेंट आप वो कुछ नहीं कर सकते इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, लेकिन एक अपने आप ही एक मोरल आ जाता है प्रेशर, यहाँ वो हमारी कर रहा है तो हम भी कुछ करें उनके लिए। तो इंडिया के वो भी इससे पहले लोन, पूरा इंडिया का बुलेट प्रोजेक्ट है ना, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, वो पूरी तरीके से जापान का बनाया हुआ है, समझ जाओ। 80% उनका 80% सॉफ्ट लोन उन्होंने उसमें दिया था, 1,10,000 करोड़ के आसपास एस्टिमेट लगाया था इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। 80% 79,000 करोड़ जापान फाइनेंस कर रहा है, वो भी मिनिमल इंटरेस्ट पे 0.1, वो भी 50 साल बाद से शायद शुरू होगी उसकी भी रीपेमेंट। तो आप सोच रहे हो कितनी हेल्प कर रहा है, आपके मेट्रो सिस्टम में कितनी हेल्प कर रहा है, हमारी इतनी सिटीज में जो बन रही है, हेल्प भी कर रहा है, और हेल्प भी कर रहा है और कमा भी रहा है। लेकिन इन्वेस्टमेंट लाना जरूरी है। कमाना तो भाई जाहिर सी बात है, कोई 1 रुपए देगा तो 2 मांगेगा, पर भाई जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट डूब भी जाती है, तो ये रिस्क होता है। पर ये है कि जापान भारत का एक ट्रस्टेड फ्रेंड रहा है, और भारत का यार पता है क्या एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि चाइना के चक्कर में ना बड़ा सीन है चाइना, और हम इनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अभी तो मैंने सुना है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी इंडिया में आने वाले हैं 1-2 दिन में, वो भी आएंगे, पहली बार आएंगे इस स्टैंड ऑफ के बाद से। वो बहुत बड़ी न्यूज हुई, वो बहुत बड़ी न्यूज है एक्चुअली में, और वो आ रहे हैं और बात होगी कि भैया क्या लड़ाई वड़ाई, कैसे भैया गोली वोली मार रहे हो दूसरों को, यही सब बात करेंगे अपनी, मतलब चूं चाची चूं करके बात करेंगे अपना, ठीक है। तो देखो उस पर क्या न्यूज आती है, काफी बड़ी न्यूज है कि वो आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं। और खैर ये बता दूं सिर्फ इंडिया ही नहीं आ रहे, वो इंडिया के जितने भी हमारे आसपास के नेशन है सब में जाएंगे। उनकी यार उन्होंने भी एक विजन निकाला अपने 5 साल का, अगले 5 साल में वो चाइना को कहाँ देखते हैं इकोनॉमी के वाइज, या फिर और क्या क्या उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, किस दिन बनाएंगे वीडियो, अगर उस पर बना पाए तो देखना आप। उनके अगले वो हर 5 साल का बनाते हैं, हर 5 साल। इंडिया का क्या है कि इंडिया भी बनाता है पर हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे, हमारे गोल्स मिसमैच हो जा रहे हैं। चाइना जो एकदम ब्रूटल तरीके से भाई फॉलो करता है, एकदम समझ रहे हो आप, करना है तो करना है। इंडिया का होता है कि चला भी, जैसे हमारा बुलेट था कि भाई 2024 तक हम चला लेंगे, अभी बताओ। वो तो अभी फिलहाल मैंने सुना कि थोड़ी सी स्पीड पकड़ी, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चेंज हो गई, क्योंकि हम डेमोक्रेसी है ना यार, गवर्नमेंट हर जगह अलग है, उसने भाई कुछ बैन स्टॉप कर दिया। पता है ऐसा भी है ना कि यार मतलब अगर मतलब कुछ अड़चन आ रही है किसी काम में, तो फिर वो यार वो अड़चन इतना अड़चन की वजह से बहुत डिले हो जाता है, डिले होता चला जाता है। चाइना में ऐसा नहीं है, चाइना में अगर रोड बना रहे हैं, अगर किसी का घर भी आता है ना, तो चाइना वाले हटा देते हैं उसको, कैसे भी करके हटा देंगे, पहले देंगे पैसा, अगर नहीं माने तो हटा देंगे जबरदस्ती करके। ये है चाइना का भाई सीधा हिसाब है। देखो तो मैं तो ये बोलता हूँ, कई चीजों में डेमोक्रेसी जरूरी है, कई चीजों में चाइना वाला रूप भी जरूरी है। डेवलपमेंट के मामले में चाइना को हमें फॉलो करना चाहिए, रास्ते में डेवलपमेंट के कुछ भी है। हमने अभी एक पिछली वीडियो की थी एनसीआरटीसी वाले पे, हमने उसमें भी कहा था कि अगर मंदिर मस्जिद कुछ भी आए बीच में से हटा दो,
प्रोजेक्ट जब डेवलप कर रहे हो आप, पहले कोशिश करो कि हम छेड़े ना, और अगर आ रहा है तो शिफ्ट कर दो, हटा दो, मतलब ये नहीं कह रहे कि तोड़ दो, वेंडलाइज कर दो, खत्म कर दो, हल्का सा उसे वहां से। अब तो एक टेक्नोलॉजी है, पूरे घर शिफ्ट हो जाते हैं बिना तोड़े, तो यार है ना। तो अब तो भाई मंदिर तो आप मंदिर कर दो, मस्जिद कर दो, कुछ भी रास्ते में आए वो शिफ्ट कर दो, लेकिन अपना जो मेन काम है ना प्रोजेक्ट, वो मत छोड़ो। तो और ये अभी जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है रोका हुआ, ये मुंबई में कोई एक जगह है, वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे काफी पेड़ वगैरह है, उसे मुंबई का ना फेफड़ा बोलते हैं, आप समझ रहे हो, जैसे अमेजोन दुनिया का फेफड़ा बोलते हैं उसे, दुनिया के लिए वो फेफड़ा है वहाँ पे, जो अमेजोन में इतने घने जंगल है, ऐसी मुंबई में एक जगह है, और वो जो पिलर्स हैं मेट्रो के उसके बीच में से जा रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पे कुछ गवर्नमेंट भी चेंज हुई तो बड़ा बवाल हुआ, तो स्टॉप कर दिया गया है अभी। देखो बाकी यार क्या, मैं फॉलो नहीं किया मैंने उस न्यूज़ को आगे, भी क्या पता हट गई वो चीज़ें। फिलहाल तो मुझे पता है कि रोज 8 किलोमीटर की स्पीड से भाई पिलर बनाए जा रहे हैं बुलेट ट्रेन के, और इसको बढ़ा के 10 किलोमीटर का करने वाले हैं। पार्लियामेंट में हमारे रेल मिनिस्टर ने 3 दिन पहले ही बयान दिया है, क्योंकि नूर जहां जो थी टीएमसी की सांसद है, उन्होंने बोला था कि हमारी मिट्टी में वो ताकत ही नहीं है, हमारी मिट्टी में वो ताकत ही नहीं है जो बुलेट ट्रेन को चला पाए। मतलब मिट्टी साइंटिफिकली कह रही थी कि मिट्टी ऐसी है नहीं, उस पर बहुत बुरी तरीके से, मतलब IIT है ना हमारे जो भी रेलवे मिनिस्टर है शायद, ठीक है, बहुत बुरी तरीके से झाड़ा उन्होंने कि आपका मतलब कहने का आपको हमारे इंजीनियर्स पे भरोसा नहीं है। मतलब आप हो रहे हो 30 मार्क, हाँ भाई इंजीनियर पागल है, या जिन्होंने प्रोजेक्ट जब डेवलप, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्यों आ रही है, सोच के बनाई होगी, मिट्टी की जांच की होगी, मिट्टियों कैसे चेंज, मिट्टियों का भी कल्चर चेंज किया जाता है साइंटिफिकली, जहाँ पे नहीं होता। तो भाई देखो बनेगा तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ जापान की बात थी, अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रही है, इन्वेस्टमेंट आती रहनी चाहिए भारत में। मैं तो कह रहा हूँ रूस भी करे, यूक्रेन भी करे, भारत में आके सब करो, सबको डबल मिलेगा। उसमें क्या कहता है हेरा फेरी में, उसमें 21 दिन में पैसा डबल, 21 दिन में पैसा डबल होगा। और करो इन्वेस्टमेंट दबा के भाई, और जितना इन्वेस्टमेंट आएगा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, रोजगार के चांसेस इकोनॉमी ग्रो करेगी, और पॉलिटिकली देखें तो रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। और इसमें एक मेन टॉपिक अभी याद आया, जो इसमें क्या इंडस्ट्रियल बना रहे हैं जो जापान के लिए, तो वहाँ पे एक्चुअली में क्या है, जापान के लोग भी रह रहे हैं, छोटा छोटा सा जापान के लोग जल्दी, मतलब वैसा नहीं, तो छोटा छोटा है उनके लिए ना, एक समझ लो भारत में एक छोटा जापान है, ऐसी मलेशिया में अब जगह तो छोटा इंडिया मिलता है, ऐसी कई जगह पे छोटे छोटे इंडिया के लोग ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे बनाया जा रहा है, टाउनशिप बनाई जा रही है, घर वाली फीलिंग है। हाँ उनको वैसा सब कुछ वैसे लगे एकदम। भाई यार वो बहुत ज्यादा हम लोगों से एडवांस हैं, और वो लोग पता है, और अच्छे से रहते हैं, हाइजीन है बहुत जबरदस्त हाइजीन। वो लोग ऐसे हैं कि अपना कल्चर कभी भूलते नहीं है वो लोग। अगर वो जापानीज है तो जापानीज ही प्रेफर करते हैं बोलना भी। और भाई एकदम पंचुअल होते हैं वो लोग, समय पंचुअल होते हैं। और भाई क्या मतलब डेडिकेशन है, वर्किंग डेडिकेशन, वर्क करने का एथिक्स जो है उनका, मोरल है। मैं आपका जापान का बताता हूँ। जापान में ऐसा है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो ना, तो आपको एक दिया जाता है क्विक नैप, आधे घंटे की नींद, उसके बाद आप उठोगे, फ्रेश फील करोगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। ये होता है जापान को मतलब पता है कि प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है। जापान पूरा भाई लगा टेक्निकली भी और मैन पावर के थ्रू भी। बाकी जापान की इन्वेस्टमेंट आपको पता ही लग गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कर रहे हैं, वो भी आपको पता ही है। शायद टोयोटा जापानीज कंपनी ही है टोयोटा, उसका भी आपको पता भी, टोयोटा के साथ ही कुछ कोई गाड़ी टोयोटा की लॉन्च की है शायद नितिन गडकरी ने, हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है, मिराई नाम है। खरीद लेना, कोई खरीद रहा हो तो हमें भी बता देना कैसी है, ठीक है भाई, काफी महंगी थी, सही सी है, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल पे। बाकी देखते हैं आगे इस न्यूज को कितना और आगे बढ़ती है, क्योंकि कल परसों तो एकदम क्लियर है, कल विजिट खत्म हो जाएगी पूरी 20 को, तो कल एग्जैक्टली कितने MOUs अगर हुए हैं और कुछ और नई न्यूज आती है तो जरूर सर तो बनाएंगे, और हम भी हाजिर हो जाएंगे यहाँ पे लेके कि भैया आगे की बात क्या है, ठीक है। वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। जाने से पहले वीडियो करें लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएं और हमें फॉलो करें, ठीक है। और वहां पे मैं आपको बता दूं, कोई पर्सनल चैट ना करें आप, आपके कमेंट्स क्योंकि हम नहीं है एंजल प्रिया, क्योंकि हम नहीं है एंजल प्रिया। और भाई हमारे कुछ भाई थे, वो हमने उन्हें ऐड किया तो उन्होंने कॉल ही कर दी, तो हमने कॉल काटी। तो भाई ऐसा करोगे तो यार मतलब कुछ भी यार ऐसा मत करो यार भाई। कमेंट आप करते हो, आप ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं इसीलिए कि भाई चलो आपसे बात हो जाए, वरना फिर मजबूरन हमें रोकना पड़ेगा। भाई मैं कितनी कॉल्स उठाऊं या कितनों से बात कर पाऊंगा, आपके अगर रहते हैं हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कॉल आती है मैं, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।